हेलो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कुछ स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में, जानेंगे उनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उनकी यूटिलिटी क्या है, यानी कि उनको यूज़ करने का क्या पर्पज़ है। आपके सामने 3 डिवाइसेस हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो बढ़ते हैं पहले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हमें बताता है। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे कि 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। ये एक पैरेललोग्राम टाइप का कनेक्शन है, जहाँ पे आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस R1 और R2 पॉइंट A से कनेक्टेड है और उनके दोनों सिरों के बीच में, यानी कि उनके अपोजिट एंड्स के बीच में, पॉइंट B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। सिमिलरली जो अदर 2 रेजिस्टेंसेस हैं R3 एंड R4, वो एक कॉमन पॉइंट C से कनेक्टेड है, विच इज़ अल्टीमेटली कनेक्टेड टू दी सेल, और उनके दूसरे एंड्स भी पॉइंट B और D के बीच में कनेक्टेड है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसके दोनों एंड्स चारों रेजिस्टेंसेस से कनेक्टेड हैं। यानी कि कभी भी पॉइंट B और D के बीच में, जी हाँ, पॉइंट B और D के बीच में किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो वर्किंग जानने के बाद आइए सर्किट के बारे में जान लें कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। AC इज कॉल्ड बैटरी आर्म, इसे हम बैटरी आर्म कहते हैं। सिमिलरली BD इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर्म, यानी कि इस ब्रांच में सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। CD इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आर्म, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। हम क्या करते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी सस्पेंस में ब्रेक नहीं करना चाहता, अभी आप पहले समझ लें। CD का स्टैंडर्ड होने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फिक्स है, और R4 ये अननोन रेजिस्टेंस है, यानी कि आपको कुछ कुछ हिंट लग गई होगी कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। हम इस पूरे एनालिसिस में बच्चों ये R4, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। अब ये कैसे करेंगे? आपके पास लूप्स हैं, इन सभी लूप्स में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर हम एक कंडीशन लेते हैं बच्चों, इफ IG इज इक्वल टू 0, यानी गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, पॉइंट B और पॉइंट D इक्वल पोटेंशियल में है, उस केस में क्या होगा? I1 और I3 सेम हो जाएंगे। सिमिलरली I2 और I4 भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों अगर हम पॉइंट B और पॉइंट D पे स्टैंडर्ड केस में किरचॉफ करंट लॉ लगाएं तो करंट का कोई भी लीकेज नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड केस में बैलेंस्ड कंडीशन में हम गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट को 0 रखते हैं। इस कंडीशन को हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। तो आइए बच्चों अपनी लूप सेलेक्ट करके हम KVL अप्लाई करते हैं। हमने जो लूप सेलेक्ट करी है वो है ADBA। सॉल्व करने पे A से D में R1 है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन में मूवमेंट किया है। अब D और B के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो हम 0 लिखे। साथ ही साथ B से A मूव करने पे हम करंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, यानी कि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं। इस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है I2 R2, हमने वहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है। तो ADBA इस लूप में KVL लगाने पे हमें एक पहली कंडीशन मिलती है कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से हम दूसरी लूप सेलेक्ट करते हैं CBDC, और इस पे हम KVL अप्लाई करते हैं। ऐसा करने पे बच्चों हमें दूसरी कंडीशन मिलती है। अब इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने कोई कमाल नहीं करा है, मैंने I4 को I2 से रिप्लेस कर दिया और I3 को I1 से रिप्लेस कर दिया। बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने गैल्वेनोमीटर के 0 डिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया है।
गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। IG अगर 0 होगी तो I1 और I3 इक्वल होंगे और I2 और I4 इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अगेन मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे दूसरी कंडीशन मिलती है कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई विल गेट R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। तो फाइनली इस एनालिसिस के थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं।